हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है इस क्लास में जो है राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के क्या मत है, उन्होंने क्या सिद्धांत पेश किए हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जो है राजपूतों की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस मैप के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। तो राजपूत काल को समझने से पहले, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जो है राजपूत काल की उत्पत्ति के संबंध में जो उसकी पृष्ठभूमि है, यानी जिस काल में इसका उदय होता है उसके पहले की कुछ पृष्ठभूमि जो थी उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा था दोस्तों, जो गुप्त काल जो है एक यानी भारतीय इतिहास का अंतिम विस्तृत एकीकृत साम्राज्य माना जाता है। तो जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है तो यानी कि कोई भी ऐसा साम्राज्य, कोई भी ऐसा शासक नहीं आता है भारतीय इतिहास में जो कि गुप्तों के समान या मौर्यों के समान संपूर्ण यानी भारत पर उसका कब्जा हो। उसके बाद एक हर्षवर्धन आते हैं, जो वर्धन वंश का शासक रहता है, वो जो है लगभग पूरे उत्तर भारत पे उनका कब्जा, उनका शासन रहता है। और वो जो हर्षवर्धन की मृत्यु जो है लगभग 550 ईस्वी के आसपास हो जाती है। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो उसके पश्चात जो है कोई भी ऐसा शासक नहीं आता है जो इतने बड़े विस्तृत भूभाग पर जिसका शासन प्रशासन चला हो। उसके पश्चात यानी 6वीं शताब्दी के मध्य जो है हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। उसके पश्चात जो है संपूर्ण भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है और अलग अलग शासकों द्वारा शासन चलाया जाता है वहाँ। इन्हीं छोटे छोटे शासकों में जो है ये लोग आपस में ही हमेशा अक्सर संघर्ष करते थे, लड़ते थे। इन्हीं शासकों में जो है उत्तर पश्चिम भारत में जो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, मालवा आदि का जो क्षेत्र रहता है, इन पर जिन शासकों का राज चलता है वो सब जो है राजपूत शासक कहलाते थे। और इस वजह से जो है ये लोग जो है यानी ये लोग शक्तिशाली तो होते थे, समृद्ध और शक्तिशाली, किंतु ये लोग जो है आपस में ही हमेशा जो उलझते रहते थे। इस वजह से जो है इस राजपूत काल को जो है संक्रमण काल भी कहा जाता है। यानी राजपूत काल, संक्रमण काल एक ही है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो मध्यकाल की जो यानी मध्यकाल 12वीं सदी से माना जाता है, तो उस समय जो है यानी इस समय तक जो है यानी राजपूतों के काल तक जो है मध्यकाल की जो कुछ स्थितियां, कुछ झलक देखने को मिलती है। जैसे कि इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है इस काल में, और इसी काल में जो है विदेशी आक्रमणकारी, जिसमें हमने देखा था पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम और जो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी आदि जो है आक्रमण करने लगते हैं। यानी मध्यकाल की जो झलक है इस राजपूत काल में देखने को मिलती है। इस वजह से इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। यानी राजपूत काल, संक्रमण काल और पूर्व मध्यकाल ये एक ही यानी राजपूत काल को ही कहा जाता है। तो आइए हम लोग जो है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या स्रोत है और क्या क्या प्रचलित है इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो स्रोत है इसके बारे में, यानी इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो विद्वानों का मत है, जो बहुत मतों में अंतर है। यानी कि यह जो है विद्वानों के बीच विवाद का विषय रहा है हमेशा से। यानी विभिन्न विद्वानों के मत विभिन्न है और वो लोग आपस में सहमत नहीं है। तो कुछ ऐसे विद्वान हैं, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनके मतों से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है उन्हीं इतिहासकारों, उन्हीं विद्वानों के मत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो स्रोत है वो है राजपूत विदेशी थे। और ये राजपूत विदेशी थे, इसको मानने वाले जो है वे विदेशी इतिहासकार हैं। विदेशी इतिहासकार जो है ये मानते हैं कि जो राजपूत है विदेशी है। दोस्तों, राजपूत काल का जो समय है वह 7वीं से 12वीं सदी माना जाता है। कहीं कहीं जो यह 8 से 12वीं सदी भी माना जाता है। यानी कि लगभग 400 साल तक जो है राजपूतों का शासन चला था। तो ये जो विदेशी मत को मानने वाले हैं इनमें जो है कर्नल, टॉड, स्मिथ, क्रूक
और भंडारकर, ये सब जो इतिहासकार है जो कि विदेशी इतिहासकार है, उनका मानना है कि ये जो राजपूत थे भारतीय ये भारतीय ना होकर के ये जो है विदेशी थे। और विदेशी में भी शक, ये जो शक थे जिनका आक्रमण हमने देखा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने पढ़ा था कि शक आदि जो है आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते हैं। तो इनका मानना है कि ये जो विदेशी मत के इतिहासकार है, जो विदेशी इतिहासकार है, उनका मानना है कि जो शक है वो भारत में आक्रमण करते हैं और यहीं पर फिर रच बस जाते हैं और यहाँ बसने के पश्चात क्या था, वह भारतीय सभ्यता संस्कृति में घुल मिल जाते हैं, यहाँ जो है वैवाहिक संबंध बनाते हैं और वो यहीं के रह जाते हैं। फिर इनके जो संतान होते हैं यानी इनके ही जो वंशज है वह राजपूत कहलाते हैं, यानी शकों के ही वंशज जो है ये राजपूत कहलाते हैं। वही जो कैंपबेल और ये जैक्सन, ये भी विदेशी इतिहासकार है, इनका कहना है कि शक जो है गुर्जर वंश के थे, यानी ये शकों के गुर्जर वंश का मानते हैं। इनका कहना है कि जो हुनों के साथ ये आए थे, यानी हमने देखा था कि गुप्त काल में जो है स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त के समय से ही जो है स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त के समय से ही हुनों का आक्रमण आरंभ हो जाता है। तो इनका मानना है कि ये जो गुर्जर है, ये गुर्जर इन हुनों के साथ भारत आए और ये भी यहाँ रच बस गए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति में घुल मिल गए और ये यहीं के रह गए। तो इनके ही जो वंशज है ये गुर्जर के वंशज जो है राजपूत कहलाए। तो ये यानी ये विदेशी इतिहासकार है जो विदेशी यानी राजपूतों को विदेशी मानते हैं। तो ये उसमें कर्नल टॉड स्मिथ, क्रूक, भंडारकर इन्हें शक मानते हैं, यानी शकों की वंशज मानते हैं। वहीं कैंपबेल और जैक्सन जो है इसे गुर्जरों के वंशज मानते हैं। आइए हम लोग अगली जो धारणा है उत्पत्ति से संबंधित उसके बारे में जानते हैं। तो अगली जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वह है वीर जातियों से प्रादुर्भाव। और वीर जातियों से प्रादुर्भाव वाले इतिहासकारों का मानना है कि जो भारत में जो पुराने समय में जो शक, हिंद, यवन, कुषाण, पहलव आदि का जो आक्रमण होता है, यानी इन विदेशी आक्रमणकारियों जो मध्य एशिया से भारत में आक्रमण करते हैं और यहीं रच बस जाते हैं, मीन्स यहीं की सभ्यता संस्कृति को अपनाते हैं, यहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। यानी कुल मिलाकर जो ये सब इतिहासकार इन दोनों यानी कर्नल टॉड स्मिथ, क्रूक, भंडारकर और कैंपबेल जैक्सन ने जो भी तथ्य दिए हैं वही तथ्य लगभग इन्होंने भी दिए हैं। लेकिन इन्होंने एक विशेष जाति यानी कि इस वर्ग ने शक को यानी राजपूतों की उत्पत्ति का वंशज माना है और वहीं जो है इसने गुर्जरों को माना है। किंतु इस वर्ग के जो इतिहासकार है उनका कहना है कि ये जितने भी आक्रमणकारी है यानी कि जिसमें शक, हिंद, यवन, कुषाण, पहलव और जो आपका हुन आदि थे, ये सब जातियां आ जाती है। यानी इन मिश्रित जातियों जो भारत में आक्रमणकारी आए विदेशी, ये सब यहाँ बस गए और इनके ही जो है वंशज जो है राजपूत आगे चलकर कहलाए। तो इन लोगों का मत लगभग एक दूसरे से मिलता है। इन्होंने एक जाति विशेष को बताया, इन्होंने भी एक जाति विशेष को बताया। इस वर्ग को मानने वाले जो है यानी वीर जातियों से प्रादुर्भाव को मानने वाले जो है ये संपूर्ण आक्रमणकारियों को इसमें शामिल कर देते हैं। अब आइए हम लोग अगले मत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो मत है वह है अग्निकुंड का सिद्धांत और यह भी जो है बहुत प्रचलित मत है। इससे भी संबंधित प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है यह जो देने वाले थे ये पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई। ये चंद्रवरदाई जो रहते हैं ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहते हैं, उनके मित्र भी रहते हैं। तो उनके द्वारा जो है उनकी जीवनी पर एक रचना की जाती है जिसे पृथ्वीराज रासो कहा जाता है। इस पृथ्वीराज रासो में जो उन्होंने जो है इस राजपूतों को जो है अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। उनके अनुसार है कि उन्होंने कहा कि जो ऋषि वशिष्ठ रहते हैं वह जो है
एक पर्वत पर जो है यानी माउंट आबू पर्वत पर वह यज्ञ कर्मकांड आदि कर रहे होते हैं। वहाँ जो है कुछ आसुरी शक्तियाँ आती है और उस यज्ञ को है जो भंग करने का ये प्रयास करते हैं। जैसे कि यज्ञ के अग्निकुंड में मांस, हड्डी, रक्त वगैरह जो दे करके जो है उसको ये करते हैं, यानी भंग करने का प्रयास करते हैं। तो उस वक्त क्रोधित होकर के क्या करते हैं, ये जो ऋषि वशिष्ठ रहते हैं ये अग्निकुंड के सामने मंत्रोच्चारण करते हैं। उसके पश्चात जो है 4 पुरुषों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होती है और ये जो 4 पुरुष उत्पन्न होते हैं इनके ही जो वंशज है आगे चल कर के राजपूत कहलाते हैं। तो ये जो है चंद्रवरदाई ने अपनी पृथ्वीराज रासो में बताया। और ये अग्निकुंड से जो 4 पुरुष उत्पन्न होते हैं वो जो है गुर्जर प्रतिहार उसमें रहते हैं, यानी वो गुर्जर प्रतिहार, परमार और चालुक्य और चौहान, यानी ये जो 4 राजपूतों की यानी कि वर्ग रहता है। ये चारों वर्ग जो है राजपूतों की ये जो कुल है यह अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है। ये चंद्रवरदाई ने अपनी ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताई है। किंतु पृथ्वीराज रासो में जो यानी कि इसका जो ओरिजिनल प्रति है, यानी जो चंद्रवरदाई ने लिखी है उसमें जो है इस बात का जिक्र नहीं है, बल्कि 14वीं सदी में जो है इस पुस्तक का संशोधन किया गया। इस संशोधित रूप में जो है इस चीज़ का वर्णन किया गया है, यानी अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वह 14वीं सदी में जो इस पुस्तक का संशोधन किया गया उसमें है इस बात का जिक्र किया गया है। इस वजह से जो है कई भारतीय इतिहासकार जो है इसे सही नहीं मानते हैं। अगली जो इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत है वह है भारतीय उत्पत्ति। तो भारतीय उत्पत्ति को मानने वाले सिद्धांत वाले जो है वह भारतीय इतिहासकार है और उनका मानना है कि ये जो राजपूत थे, ये राजपूत जो है आपका यानी कि वैदिक काल में जो क्षत्रिय वर्ग थे, जो शासक वर्ग थे, जो राजा थे, वो ही सब जो है आगे चल के उनके वंशज है जो राजपूत कहलाए। और ये सभी जो है चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, यदुवंशी और ऋषिवंशी ये सब कहलाए। यानी कि ये राजपूत जो थे, जो वैदिक काल जो क्षत्रिय शासक कर रहे थे वैदिक काल में, वे लोग जो है वही राजपूत कहलाए। और ये राजपूत जो है कोई अपने आप को चंद्रवंशी माने, कोई अपने आप को सूर्यवंशी माने, कोई अपने आप को यदुवंशी माने और कोई जो है अपने आप को ऋषिवंशी माने। तो आइए हम लोग जो है यानी कि इन इतिहासकारों ने राजपूत वंश को 36 यानी उस काल में बताया है कि ये राजपूत 36 कुल या वर्ग में विभाजित थे, जिसमें कि सूर्यवंशी जो थे वे 10 थे, वहीं चंद्रवंशी जो थे ये भी 10 थे और अग्निवंशी जो ये 4 थे। ये अग्निवंशी ये जो पृथ्वीराज रासो में जो दिया गया है ये गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान यही जो है चारों जो है अग्निवंशी कहलाए। वहीं ऋषिवंशी में जो है 12 यानी वर्गों को, वंशों को सम्मिलित किया गया है, यानी 10, 10, 20, 20, 4, 24 और 12, 36 वर्ग हो गए। दोस्तों ये तो हो गया राजपूतों के 36 शाखाएं। उसके बाद ये जो आगे चलकर ये जो चौहान वंश रहता है, ये चौहान वंश ही जो है आगे चलकर अकेले 24 वर्गों में विभाजित हो जाता है। यानी ये 36 रहता है, 36 वर्ग स्टार्टिंग में, और ये चौहान वंश जो है आगे चल कर के जो है 24 वर्गों में विभाजित हो जाता है। तो ये थे दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। आगे हम लोग इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसकी भौगोलिक स्थिति यानी कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सा राजपूत वंश शासन कर रहा था, हम लोग जो है इसके बारे में आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो गुर्जर प्रतिहार जो राजपूत रहते हैं, ये राजपूत का क्षेत्र जो रहता है गुजरात और दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र जो रहता है गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र रहता है। ये है दोस्तों गुजरात और दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश
के वंश का शासन चल रहा होता। और ये जब गुर्जर प्रतिहार वंश जब कमज़ोर पड़ने लगता है, इनका जब अंत हो जाता है, तो यहीं पर जो है चालुक्यों की शाखा उत्पन्न होती है। चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, यानी कि ये सोलंकी राजपूत का उदय इसी गुर्जर प्रतिहार वंश का, जहाँ पे जिस क्षेत्र में शासन चल रहा था उसके पतन के पश्चात चालुक्य या सोलंकी वंश का उदय होता है। आगे हम लोग चौहान वंश के बारे में जानेंगे। तो ये चौहान वंश का जो स्थान है वह राजस्थान और दिल्ली का क्षेत्र जो है चौहान वंशों का स्थान रहता है। तो ये है जो अजमेर, यानी ये जो अजमेर और ये जो दिल्ली का क्षेत्र रहता है, ये जो है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय का क्षेत्र रहता है। दिल्ली का क्षेत्र उसका नाना का क्षेत्र जो कि आनंदपाल रहते हैं, और दिल्ली के क्षेत्र के वो शासक रहते हैं, किंतु चूँकि उनको कोई संतान नहीं रहती है तो इस वजह से उनका शासन यानी उनका क्षेत्र भी इनके ही क्षेत्र में आ जाता है। तो इस प्रकार जो है वो दिल्ली और अजमेर के शासक जो है पृथ्वीराज चौहान ही बन जाते हैं। और ये जो है इस वंश का सबसे प्रतापी और पराक्रमी शासक रहता है। तो उनका क्षेत्र जो है दिल्ली और अजमेर रहता है, यानी ये क्षेत्र जो है उनका क्षेत्र रहता है। अब परमार को देखते हैं हम लोग। तो ये जो परमार जो शासक रहते हैं, परमार राजपूत, इसका जो क्षेत्र रहता है मालवा का क्षेत्र रहता है। ये क्षेत्र जो है मालवा का क्षेत्र है। इसकी राजधानी जो रहती है धार नगरी, धार नगरी इनकी राजधानी रहती है। इनका एक महान शासक रहता है राजा भोज। ये जो है परमार शासक रहते हैं जिनका क्षेत्र जो है मालवा का क्षेत्र रहता है। अब चंदेल शासकों के बारे में देखते हैं। तो ये चंदेल शासकों का क्षेत्र बुंदेलखंड रहता है, यानी इस यहाँ जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र रहता है। चालुक्य और सोलंकी जो है, ये चालुक्य सोलंकी के बारे में हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर, यानी यही जो है हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो मोहम्मद गौरी को जो है यही पराजित करके जो है यह वापस भेज देता है। यानी भारत में प्रथम बार जो हार होती है मोहम्मद गौरी की, तो वह ये चालुक्य शासक के द्वारा जो है हार होती है। अब हम लोग जो है सिसोदिया वंश के क्षेत्र देखते हैं। तो ये जो सिसोदिया वंश है इसका क्षेत्र मेवाड़ और राजस्थान ही रहता है। वहीं गहरवाल वंश जो है इसका शासनकाल कन्नौज पर रहता है। ये कन्नौज का क्षेत्र, यहाँ गहरवाल वंश का शासक रहता है। इसका जो शासक रहता है जयचंद रहता है। हमने पिछली क्लास में देखा था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान वाले क्लास में कि ये जो जयचंद ही रहता है जो गहरवाल वंश का शासक रहता है, यही जो है मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करता है पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए। और बाद में जो है 1194 में जो है मोहम्मद गौरी इस जयचंद के ऊपर चंदावर के युद्ध में उसे हरा देता है। तो ये गहरवाल वंश हो गया। तो ये थे दोस्तों यानी कि राजपूत काल की उत्पत्ति से संबंधित जानकारियाँ और उसकी भौगोलिक अवस्थाओं के बारे में जो हमने आज जाना। हम दोस्तों जो 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसके पश्चात यानी पृथ्वीराज चौहान का जो है अंत हो जाता है, और इसके बाद जो है राजपूतों का शासनकाल जो है धीरे धीरे अपने समापन की ओर हो जाता है, यानी राजपूत काल का अंत हो जाता है। इसके पश्चात जो है मुस्लिम आक्रमणकारी जो है अपने साम्राज्य विस्तार करने लगते हैं। उसके पश्चात सल्तनत काल का आरंभ होता है जिसमें राम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश और आगे चल के फिर जो है मुग़ल साम्राज्य का उदय होता है। तो इस प्रकार जो है राजपूत वंश का यहीं समापन हो जाता है द्वितीय तराइन के युद्ध के बाद ही। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग राजपूत काल या राजपूत वंश से संबंधित अन्य बातों को जानेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।